अब हम बढ़ते हैं एसीटेट आयंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। एसीटेट आयंस के हम पहचान कौन कैसे खेलेंगे, ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी की सबसे पहली बात, इसी से तो हमें पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट टेस्ट करा सकते हैं क्या, कौन सा सॉल्ट ऐसा ले जो सॉल्युबल हो, ठीक है। तो जितने भी नॉर्मल एसीटेट्स होते हैं, सिल्वर और मर्क्यूरी 1 एसीटेट के अलावा सब के सब स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं होते। सिल्वर और मर्क्यूरी वाले स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हो NaCH3COO, तो ये क्या होगा, रेडिली सॉल्युबल होगा। आपके पास कोई दूसरे एसीटेट्स हो, जैसे आपके पास अगर लेड एसीटोट हो, तो वो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं होगा। भाई लेड के कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, हमने देखा है काफी बार उनका हमको प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, पर एसीटेट के केस में आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। सिर्फ और सिर्फ सिल्वर और मर्क्यूरी के प्रेसिपिटेट ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक एसीटेट इनके अलावा जैसे कि आयरन के, एल्यूमिनियम के और क्रोमियम के, ये इनसॉल्युबल ही होते हैं वाटर में, तो आपको यहां पे भी जो है प्रेसिपिटेट मिलने की चांसेस है, ठीक है। तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इसके अलावा कौन हुआ, सिल्वर और मर्क्यूरी हो गए, इनके स्पेरिंगली सॉल्युबल थे, इन तीनों के एकदम ही इनसॉल्युबल है, बिल्कुल भी सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्री एसिड है CH3COH, ये कलरलेस लिक्विड होता है विद अ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। अगर आप उसको एसिड बनाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट 117 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा वार्म करो, ठीक है, थोड़े टाइम तक वार्म करो, इसका बॉयल हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे। और ये मिसिबल है पानी के साथ सारे प्रोपोर्शन में, इसका कोरोसिव एक्शन होता है स्किन पे, तो अगर ये स्किन पे गलती से गिर गया एसिटिक एसिड तो फिर इसका कोरोसिव एक्शन होता है। अब जो विनेगर होता है ना, वो प्योर एसिटिक एसिड नहीं होता, बहुत डाइल्यूटेड वर्जन होता है एसिटिक एसिड का, इसलिए अगर वो गिर भी जाता है तो हमको कोरोसिव एक्शन जैसा नहीं लगता, पर वो भी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में गिर जाए तो हो जाता है। अब ये वाटर के साथ सारे प्रोपोर्शन में मिसिबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा पानी, कर लेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पे आ जाएगा पानी, कर लेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्त तरीके से हो सकती है, तो इसलिए ये हर अमाउंट में सॉल्युबल हो जाता है ना। अब अपन बात करें इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट की। तो आप जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालोगे तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि CH3COO- प्लस H प्लस विल गिव यू CH3COOH। ये रिएक्शन का जो KF है वो बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि CH3COOH क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये CH3COOH बनेगा तो इसमें से कुछ सुगंध आने लगेगी, है ना। विनेगर जैसी इसकी खुशबू आती है, कुछ लोगों को खुशबू लगती है, कुछ लोगों को बदबू लगती है, तो डिपेंड करता है। रोटन एक सड़े अंडे जैसी नहीं है, वो किसी को खुशबू नहीं लग सकती, इसकी विनेगर जैसी स्मेल होती है। जब आप इसको वार्म करोगे तो फिर वो इवॉल्व होगी, क्यों, क्योंकि तभी तो ये वेपर में ज्यादा 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 कन्वर्ट होना शुरू होगा, तभी तो आपके नाक तक खुशबू पहुंचेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि इसकी विनेगर जैसी स्मेल होती है ना। ये रिएक्शन होता है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, हम इसको मानते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा ही फॉरवर्ड जा रहा है क्योंकि इसका K बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उड़ जाएगा, आपको स्मेल आ जाएगी। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसको करें तो क्यों नहीं करते हम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, हम सिर्फ डाइल्यूट के साथ ही क्यों करते हैं, अभी बताते हैं। एसिटिक एसिड इवॉल्व होता है हीट करने पर, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि साथ में SO2 भी इवॉल्व हो जाती है। अब आपको तो पता ही है कि SO2 की सफोकेटिंग स्मेल होती है, वो CH3COH वेपर की स्मेल को दबा लेती है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग ओडर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड वेपर को ये दबा लेती है। अभी अगर दबा लेगी उसको, उसकी खुशबू को, तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको तो ऐसा लगेगा SO2 यहां पे कहीं से रिलीज हो गई, तो हमको तो ये धोखा हो सकता है कि यहां पे या तो सल्फाइट है या थायोसल्फेट है हमारा, तो आपको धोखा होने की चांस ज्यादा है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड को नहीं कराते। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा है, स्टीम बनेगी, और क्योंकि पानी भी तोड़ेगा 117 डिग्री सेल्सियस पे आप करोगे तो, और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड का वेपर बनेगा। पानी की कोई स्मेल होती नहीं है, वेपर की किसकी स्मेल आएगी आपको, एसिटिक एसिड के वेपर की स्मेल आएगी, ठीक है ना। तो द टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन विच द एसिटिक एसिड वेपर इज डाइल्यूटेड विद स्टीम इज देयरफॉर टू बी प्रिफर्ड एज अ टेस्ट फॉर एन एसीटेट। यहां पे क्वेश्चन ये है कि डाइल्यूट के साथ ही क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्यों नहीं, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा है कि बाकियों में भी आया होगा, आपने अभी तक इतने सारे पढ़ा दिए, बताया ही नहीं।
अरे भाई, उनके साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड का रिएक्शन करवाओगे तो फिर आपको मेजरेबल चेंज मिलेगा नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सीधी सिंपल बात यह है। जितने भी हमारे पास थे, थायोसल्फेट हुआ, सल्फाइड हुआ, नाइट्राइट हुआ, ये सबको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो फिर वहां पे एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन करवाने की इच्छा है, जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी एनायन की टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं। तो जितने भी ये हमारे हैं जो हमने अभी ट्रिक से याद कर रखे हैं कि भाई एसएसटी काम नहीं आती, वो सब डाइल्यूट के साथ ही अपना टेस्ट दे देते हैं। अब अभी इसके जस्ट नेक्स्ट बाद हम किस पे जाने वाले हैं, हम उन वाले मतलब सेकंड सब ग्रुप पे जाने वाले हैं, ग्रुप ए के। ठीक है, वो फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इन सब के पे जो कि डाइल्यूट के साथ टेस्ट नहीं देते। तो एक बार डाइल्यूट के साथ जिसने टेस्ट दिया वो अलग हो गए। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे इसके बाद। फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ जो अपना टेस्ट दे देते हैं उनका भी हम नाम करेंगे, उनको आगे देखेंगे। अभी वापस से आते हैं एसीटेट की दुनिया में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसका टेस्ट करते हैं ताकि वो SO2 की ओडर जो है इसके साथ इंटरफेयर ना करे, है ना? ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसके किस पे, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड एसीटेट इज ट्रीटेड विद 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 2-3 ml 96% इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड द होल जेंटली वार्म्ड फॉर सेवरल मिनट्स। तो आप क्या कर रहे हो यहां पे, आप 1 ग्राम तो सॉलिड एसीटेट डाल रहे हो, उसमें आप 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 2-3 ml 96% इथेनॉल डाल रहे हो। एक टेस्ट ट्यूब में आपने इन सबको मिलाया और आप उन्होंने उनको जेंटली वार्म किया, आपने ऐसे रख दिया आग के आगे और आप जेंटली वार्म कर रहे हो। अब क्या होगा वो देखते हैं। इथाइल एसीटेट फॉर्म हो जाएगा और ये क्या होता है, ये होता है एक एस्टर। ठीक है, प्लेजेंट फ्रूटी कलर मतलब ओडर होती है इसकी। देखो, हमको फ्रूट में से बढ़िया खुशबू आती है ना, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मैंगो हो, इन सब फ्रूट्स में जो खुशबू आती है वो किसकी आती है, वो आती है एस्टर की। तो यहां पे भी ऐसे हो गया, तो कंफर्मेशन आ गया, सिर्फ एसीटेट ही एस्टर बनाएगा डाइल्यूट एसिड के साथ, और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब एक बार आपने क्या किया कि आपको CH3COOH वेपर की ऑर्डर आने लग गई। ठीक है, तो आपको शक हुआ यार ये विनेगर जैसे ऑर्डर है तो CH3CO- हो सकता है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसका सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन लिया और उसमें अब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो रिएक्शन पता है क्या होता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। इससे पता है क्या होता है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब हम यहां पे H2SO4 के साथ हीट कराएंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, सो दिस इज एन अमेजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये ऐसा कुछ करेगा। देखो, वैसे तो ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ ही लोगे, ऐसा कुछ यहां पे रिएक्शन हो जाएगा। यहां से ये क्या करेगा, यहां से ये इस पानी को, नीचे भी है एक H, दूसरे कलर से बना लेते हैं, यहां से ये क्या करेगा, इस पानी को खा के चला जाएगा। तो आपके पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C2H5, यहां पे ये बन गया। तो ये क्या बन गया आप पे, यहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। और इस एस्टर की बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है, ऐसी स्मेल जिससे आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हमको कैरेक्टरिस्टिक एस्टर की स्मेल आ जाती है, हम समझ जाते हैं अच्छा एसीटेट तो यहां पे प्रेजेंट था, बात समझ में आ गई एसीटेट के प्रेजेंट होने की। ठीक है, अगला भाई ये रिएक्शन हो गया, CH3CONA प्लस H2SO4 CH3COH बन गया। फिर आपने C2H5 के साथ रिएक्शन करवाया, एस्टरिफिकेशन यहां पे हो गया और आपको उसकी मस्त वाली फ्रूटी ओडर आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी मस्त वाली, है ना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसका रिएक्शन करवा लो, तो आपको पता ही है कि सिल्वर के साथ जब हम CH3CO- को सॉल्ट बनाएंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो एक व्हाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसका, सिल्वर एसीटेट का, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस इन दी कोल्ड में रिएक्शन करवाना, तब आपको उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, अब जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल हो जाता है बॉइलिंग वाटर में और रेडिली सॉल्युबल होता है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में। अगर हमने कोल्ड में कराया तो बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है, पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसी पानी में जहां पे आप रिएक्शन करवा रहे हो एक्वस मीडियम में, तो फिर जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने गलती से अमोनिया का सॉल्यूशन ले लिया तो सॉल्युबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। पर अब यहां पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहां पे मेरा सॉल्ट है सिल्वर का,
और मैं उसको अमोनिया में सॉल्युबल करवा रहा हूं। तो मेरे को आप एक बात बताओ कि जब मैंने इसको सॉल्युबल करवाया उसके बाद जो मेरे पास बना उसको मैं 4-5 दिन तक टेस्ट ट्यूब में रखूं कि हाथों हाथ बनते से ही एक बार मेरा टेस्ट पक्का हुआ, कंफर्मेशन हुआ, उसको फेंक दूं? ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ। कौन कौन रखेगा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं रखेगा ना। क्यों नहीं रखेगा कोई? धमाका हो जाता है सर, धमाका। सिल्वर और अमोनिया साथ साथ मरवाओगे, इसलिए एक्सप्लोजन हो सकता है। फेंक देना, एक बार टेस्ट खत्म हुआ, हाथों हाथ बहुत सारा पानी डाल देना, फिर उसके बाद। समझ में आई बात? आगे चलें। चलो, रिएक्शन क्या होगा ये तो हमको पता ही है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। अब अगला है बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। क्या इनमें से किसी के साथ भी प्रेसिपिटेट बनेगा? क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो हमको पता लग जाएगा, कोई चेंज नहीं आता इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट्स। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आता है लोगों को कि आपने तो बोला था मर्क्यूरी के साथ बनता है, मैं बोलूंगा यहां पे मर्क्यूरी 2 है, प्रेसिपिटेट बनता है Hg1 के साथ, 2 के साथ नहीं बनता। बहुत ध्यान से देखो, मर्क्यूरी 2 हमने ले रखा है यहां पे, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो अब होता क्या है कि हम जब एसीटेट का टेस्ट करते हैं तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है ऑक्सलेट, फॉर्मेट और एसीटेट में। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करो, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड डाल दो। उससे होगा क्या कि ऑक्सलेट और फॉर्मुलेट इनका तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पर जो अपना एसीटेट है उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो फिर डिस्टिंग्विश हो गया। अगर कहीं पे आपको गलती से शक हो जाए कि यार फॉर्मेट और ऑक्सलेट भी हो सकते हैं, तो फिर ये टेस्ट आपके लिए बहुत काम का है ना। विद आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, अब ये आयरन 3 क्लोराइड जो है हमने देखा था कि यहां पे आयरन 3 क्लोराइड के साथ क्या हो जाता है, डीप रेड कलरेशन हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Fe3OH होल ट्वाइस CH3COO होल ट्वाइस। तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, डीप रेड कलरेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, तो आपको सॉल्यूशन में कौन सा कलर दिखेगा, डीप रेड कलर आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, अगर अब आप इसको बॉईल करते हो तो रेड सॉल्यूशन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा एक ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट में ऑफ बेसिक आयरन 3 एसीटेट। हमको क्या पता है कि जो बेसिक आयरन 3 होता है वो एसीटेट के साथ मिलके एकदम इनसॉल्युबल होता है, तो यहां पे भी आपको प्रेसिपिटेट तो मिलेगा ही सही, है ना। तो बस हुआ क्या, इनिशियली हमने डाल दिया साहब, FeCl3 में डाल दिया हमने। तो फिर क्या हुआ, जैसे डालेंगे एक बढ़िया सा डीप रेड कलर आपको मिल जाएगा। अब आप उसको हीट करना शुरू कर दो, तो फिर क्या होगा कि वो डीप रेड कलर चेंज हो जाएगा किसमें, एक ब्राउन टाइप के कलर में, क्योंकि वहां पे क्या बन गया, वहां पे जो है बेसिक आयरन एसीटेट बन गया, और वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ना। सो रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा। पहले तो ये आपका सॉल्युबल बना, डीप रेड कलर, रंग बिखेर रहे हैं भैया, रंग। फिर आपने इसको हीट कर दिया भाई बहुत सारे पानी में, यहां पे आपने हीट कर दिया, इसको हीट करते गए तो ये क्या बन जाएगा, FeOH होल ट्वाइस CH3COO। इसका क्या बन जाएगा, यहां पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चले आगे, चलो। केकोडाइल ऑक्साइड रिएक्शन। ये केकोडाइल को कैसे याद रखेंगे, क्रोकोडाइल से। किससे याद रखेंगे, क्रोकोडाइल से याद रखेंगे। तो एसीटेट का एक कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है, क्रोकोडाइल वाले रिएक्शन का कंफर्मेशन टेस्ट होता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो अगर हम ड्राई एसीटेट लेंगे, प्रेफरेबली दैट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, उसको अगर हम हीट करेंगे एक इग्निशन ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक 3 ऑक्साइड, एक एक्सट्रीमली नोजिएटिंग। बताइए कैसे नोजिएटिंग होता है। मान लो आपने कहीं कचरा फेंका, ठीक है, अब आप घर से बाहर, साहब इमरजेंसी आ गई, घर से बाहर जाना पड़ा, और वो कचरा वहीं पड़ा रह गया, आप उसको घर के बाहर नहीं डाल पाए, किसी रूम में पड़ा रह गया। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में आप नहीं जुड़े थे, अपने घर में कचरा फैला रहे हो, देश के जिम्मेदार नागरिक आप नहीं हो। अब होगा क्या, घर पे वापस तो आओगे, परमानेंटली तो जाओगे नहीं। अब आप आ रहे हो 6-7 दिन बाद, ओहो हो, जैसे ही उस रूम में घुसोगे ना, एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्या, डांट पड़ने की मां से। वो तो है ही सही, डांट तो क्या, उसका तो क्या ही बोले। दूसरी चीज होने की भी पॉसिबिलिटी है, उल्टी आने की पॉसिबिलिटी है।
दिमाग खराब होने की पॉसिबिलिटी है, तबियत खराब जैसा लगने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जो स्मेल होती है ना, वो कहलाती है नॉजिएटिंग स्मेल, जिससे उल्टी आने का मन होता है, वैसी वाली स्मेल। वो यहां पे आपको जो क्रोकोडाइल ऑक्साइड जो है, हम तो इसको क्रोकोडाइल ऑक्साइड से याद करते थे, वो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी और वो बहुत गंदी स्मेल देती है। ठीक है, क्रोकोडाइल ऑक्साइड बन जाएगा। सारे जो क्रोकोडाइल के कंपाउंड होते हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं। जब भी हम ये टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो क्रोकोडाइल कंपाउंड बनता है उसको हमको ध्यान से फेंकना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है जो भी, पर उसके साथ बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा? CH3COONA प्लस AS2O3, ये बन गया आपका क्रोकोडाइल कंपाउंड। क्या बन गया हमारा? क्रोकोडाइल कंपाउंड, क्रोकोडाइल बन गया यहां पे, है ना। ठीक है, तो एसीटेट किसके साथ टेस्ट देगा कंफर्मेशन? क्रोकोडाइल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्रोकोडाइल कंपाउंड्स के साथ यहां पे जो है टेस्ट आप कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये एसीटेट का कंफर्मेशन टेस्ट हुआ। इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया है क्या? ग्रुप ए का एक सब ग्रुप, जो कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, मतलब जिनका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl था। अब हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी हमने डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl डाला, हमारे पास अननोन मिक्सचर है, हमको एनायन की पहचान करनी है और कुछ हुआ ही नहीं। अब हम परेशान हो गए भाई, अभी तक तो हमने जो सीखा है वो डाइल्यूट के साथ ही सीखा है, अब हम क्या करेंगे? तो हमको दिमाग में आया यार, अगर डाइल्यूट रिएक्ट नहीं कर रहा तो एक काम करते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड डाल देते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन रिएक्ट करने वाला है, कौन सा एनायन अपना टेस्ट देगा, ये अपने को देखना है और ये अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आओ साथ मिलकर देखेंगे। ठीक है।